तो एफएम के हम बिल्कुल बेसिक पार्ट कर रहे हैं अभी, है ना। तो बेसिक में यहाँ पर हम लोग जो जितने भी कंसेप्ट बनाते जाएंगे वो आगे जाकर के काम आएंगे। एफएम की पहली पहली बुक खुली है अभी, वो है फ्लूइड स्टैटिक्स, है ना। तो फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, फिर फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे, और फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ने के बाद में ओपन चैनल फ्लो, फिर आपका हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह आएगा, है ना। तो हम सीक्वेंस में इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलो, लास्ट क्लास में मेरे हिसाब से क्वेश्चंस भी किया था कि हमने वर्टिकल प्लेनर सरफेस का तो शायद क्वेश्चन कर लिया था, है ना। वर्टिकल का कर लिया था। अभी आगे एक क्वेश्चन और नोट करो, आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है, अ सर्कुलर प्लेट 3 meter dia, a circular plate 3 meter dia is submerged in the water, as shown in the figure, its greatest and the least depth below the surface, being 2 meter and 1 meter respectively. Below the surface being 2 meter and 1 meter respectively. Find, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टोटल प्रेशर on the front face of the plate. Find the total pressure on the front face of the plate. दूसरा लिखो, the position of the center of pressure. तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, वो हमने वर्टिकल प्लेन के लिए किया था। अब मैं आपको जो फिगर दे रहा हूँ ये इंक्लाइंड प्लेन वाला है, ठीक है। 3 मीटर की इसकी डायमीटर आपको बता रखी है, ठीक है। दिस इज द वाटर सरफेस, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इंक्लाइन है, ठीक है। और ये जो सरफेस है, यदि आप इसको आगे की तरफ लेकर के जाओगे तो ये यहाँ पर कुछ ऐसे चल रहा है ना। तो ये जो एंगल गिवन है, एंगल आपको नहीं बताया हुआ, उसके अलावा आपको डेटा दिया हुआ है। देखो, आपका जो सरफेस स्टार्ट हो रहा है वो इस जगह से है, ऐसे यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ये है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको बताया हुआ है कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 मीटर, ये 1 मीटर है, और यहाँ पर जो डेप्थ अवेलेबल है दिस इज गिवन एज, ठीक है। अच्छा, इसने बोला है दो डेप्थ बता रखी है, ऑब्वियसली ये छोटी डेप्थ है और ये वाली बड़ी डेप्थ है ना। तो एक तो 1 मीटर नीचे है और दूसरा 2 मीटर नीचे है, तो इसको आप 2 मीटर बता देंगे कि ये 2 मीटर नीचे है ना, 1 मीटर और 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। चलो, तो क्वेश्चन के अंदर आपको सर्कुलर प्लेट गिवन है। सर्कुलर प्लेट गिवन है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर एक सर्किल नजर आएगा, दिस इज द सर्किल, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस ऑब्जेक्ट इज द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई क्या? अगर इस सरफेस को देखें तो ये सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। तो आपको गिवन क्या है? सर्कुलर है, और इसकी डाया भी आपको बता रखी है, दिस डाया इज इक्वल टू 3 मीटर, 3 मीटर की डाया। देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कभी वो फिगर ना बनाए, है ना। इसमें कोई फिगर बनाने जैसी कोई बात थी नहीं कि आपको फिगर दिया जाए, है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था 1 मीटर नीचे, 2 मीटर नीचे। सुनो, क्वेश्चन को देने का एक और तरीका भी है कि अगर वो आपको बोल दें कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी डाया 3 मीटर है, और आपको बोल दें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है कि उसकी जो अपर एज है वो तो 1 मीटर नीचे है, ठीक है। मान लो ये दे दिया जाए 1 मीटर नीचे, और उसकी जो लोअर एज है, जो लोवेस्ट पॉइंट है, वो कहां पर है? वो लोवेस्ट पॉइंट है आपका, मान लेते 4 मीटर नीचे। तो अगर ये 1 मीटर हो और ये 4 मीटर हो तो वो तभी पॉसिबल है जब ये वर्टिकली रखा हो, है ना। तो अगर आपको ये जो डिफरेंस नजर आ रहा था, ये जो डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, वो वर्टिकल में कितना था? सिर्फ 1 मीटर था। नजर आ रहा है कि सिर्फ 1 मीटर है, और इसकी डाया कितनी है? 3 मीटर। तो वर्टिकली तो नहीं हो सकता,
तो इस वजह से आपने इंक्लाइन बनाया। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है कभी फिगर ना दे तो बच्चे ओरिएंटेशन जज कर सकते हैं इस डेटा से कि 1 मीटर और 2 मीटर गिवन है, इसका मतलब आपके पास में सिर्फ 1 मीटर का डिफरेंस है और 3 मीटर की अगर डायमीटर है तो डेफिनेटली वो इस तरीके से प्लेस्ड होगा। बात समझ में आ गई क्या? तो फिगर कभी हो सकता है नहीं दिया जाए, है ना। चलो शुरू करो इसके पे काम। हाँ, जो आंसर आया वो तो आया 104.013 है ना, 104.013। जो फोर्स आया इनका 104.013 किलो न्यूटन। सबका आया कि देखो जरा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना, एक ही फॉर्मूला है बस हमारे पास में, प्लेनर सरफेसेस में कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, बस फोर्स लगाएंगे रो जी ए एच बार, ये लगेगा। और देखो ध्यान देने वाली बातें क्या है कि ये जो प्रेशर फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर टू द एरिया लगता है। जितने भी डेरिवेशन दिए थे सबके सब में मैंने आपको बोला था कि ये परपेंडिकुलर टू द एरिया लगेगा। देखो ध्यान देना, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट था, ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो बेसिकली आपका जो एच बार है वो ये होगा, ठीक है। ये डेप्थ जो है ये एच बार है। एच बार डायरेक्टली बता सकते हो क्या? ज्योमेट्री से, सिमिलर ट्रायंगल से, किसी से बता सकते हो। तो ये आधी डिस्टेंस पर है, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है क्योंकि ये सेंटर है सर्किल का, है ना। तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो उस हिसाब से ये वाली डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5, ये 1 मीटर था, तो एच बार आपका हो जाएगा 1.5 मीटर। सबने ऐसे किया गया इसको, ठीक है, डायरेक्टली देख सकते हो बड़े आराम से। इसके बाद में ये तो एच बार हो गया। सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे लगेगा क्या? थोड़ा सा यहां पर आपके पास में ये टर्म आएगी, इस जगह पर ये आएगा फोर्स, है ना। और ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये फोर्स लग रहा है, हमेशा ध्यान रखना फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया लगेगा। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है कि अगर आप फिगर नहीं बनाते हो तो आप जज नहीं कर पाते हो, फिर आप इक्वेशन लगाते हो मूवमेंट वगैरह की तो आपको दिक्कत आती है ना इक्वेशन लगाते समय। तो आप ध्यान रखना हमेशा फिगर बनाया करो। वैसे तो मैंने फिगर दे दिया था, नहीं भी देता तो आपको फिगर बनाना चाहिए हमेशा, है ना। तो फोर्स कैसे लगेगा? वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा। और ये किस जगह पे लग रहा है? ये जो डिस्टेंस होती है इसी को एच स्टार कहते हैं। ये वाली जो डिस्टेंस है यही एच स्टार है ना। तो एफ निकाला अपने, मैग्नीट्यूड आ गया, एच स्टार वहां से निकाला जा सकता है। कहां से निकालोगे एच स्टार? फॉर्मूला है एच बार प्लस आई जी डिवाइडेड बाय एच बार मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कहां से होता है? एंगल हॉरिजॉन्टल से, है ना। फ्री सरफेस से जो एंगल दिया जाता है उसको थीटा कहते हैं आप। तो ये 1 मीटर है। मुझे बता सकते हो कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या? ये आपके पास में डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस 3 मीटर है। तो आपका जो हाइपोटेनस है वो तो 3 मीटर का है ना। और जो परपेंडिकुलर है वो 1 मीटर का है। तो यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं ना। sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, थीटा निकालने की जरूरत नहीं, sin थीटा की जरूरत है, 1 डिवाइड बाय 3 रख देंगे तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। एच स्टार निकालो, देखें 1 पॉइंट सही है 1.5416 है ना। द फाइनल आंसर इज करेक्ट 1.5416। गुड आंसर आएगा, ठीक है। बाकी लोग जो थोड़े स्लो रह जाते हैं, आप सारी चीजों को समझ लिया करो, लेकिन फास्ट तो उनको बनना भी पड़ेगा क्योंकि ये एक रेस है। इस रेस में सब दौड़ रहे हैं, जो जितना ज्यादा अच्छे से दौड़ेगा वो जीतेगा। बात समझ में आ गई? आप स्लो भी नहीं रह सकते अपनी कैलकुलेशन में, सीधी सीधी बातें ये है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम में जाने से पहले यदि पहले ही आपको पता लग जाए कि सिलेक्शन हो रहा है इस बार तो पक्का, तो यदि वो आपको अपने दिमाग में वो बातें लानी है तो डेफिनेटली आपको अपनी क्लास में प्रैक्टिस बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, है ना। कंसंट्रेशन लेवल क्लास में बढ़ाओ, इधर उधर कुछ मत सोचो, ठीक है। आगे ज्योति आंसर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। तो ये मैंने इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन करवा दिया आपका, है ना। इंक्लाइन प्लेन। नाउ एक हॉरिजॉन्टल का और कर लेते हैं ना। नोट करो, देखें क्वेश्चन है द फिगर shows the tank which is full of water. The figure shows a tank which is full of water. The figure shows a tank which is full of water. Which is full of water. Find इसमें आपको 3 चीजें निकालनी है। पहला लिखो the total pressure on the bottom of the tank. Find पहला जो आपको निकालना है वो है द टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। द टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक? आपको फोर्स निकालना है ना, कि बॉटम ऑफ द टैंक पर फोर्स कितना आया, ठीक है।
टोटल प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। टोटल प्रेशर का मतलब थ्रस्ट होता है, फोर्स होता है ना। नोट करो। दूसरा है द वेट ऑफ द वाटर इन द टैंक। आपको वेट ऑफ वाटर बताना है इन द टैंक। व्हाट इज द वेट ऑफ वाटर इन द टैंक। टैंक की शेप नजर आ रही है आपको, ये इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है, मतलब ये नीचे से तो बड़ा टैंक है, ऊपर से ये दीवार की तरह, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इसको लंबाई में एक्सट्रूड कर दो ऐसे, तो जो भी फिगर बन रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके का फिगर है, ठीक है। जैसे टी बीम होता है ना, उसमें उल्टा करके उसका टैंक बना दिया हॉलो स्पेस करके, है ना। नोट करो। यहाँ पर सेकंड आपको जो निकालना है वो है वेट ऑफ द वाटर इन द टैंक। लिखा क्या आपने? वेट ऑफ द वाटर इन द टैंक। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स बिटवीन द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। जो भी रिजल्ट फर्स्ट और सेकंड का है उसमें आपको हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स ढूंढना है कि क्या है ना, एक्सप्लेन करना है। बिटवीन द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, द विड्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर। द विड्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। तो ये फिगर बनाओ आप। दिस इज 0.4 मीटर ऊपर की तरफ, यहां पर आपको डायमेंशन दे रखी है 4 मीटर, और ये जो डेप्थ है ये है 0.6 मीटर। बॉटम पर आप निकालना चाहते हो, यदि आप फोर्स निकालना चाहते हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला फोर्स के लिए? क्या बॉटम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है? क्या हॉरिजॉन्टल प्लेनर सरफेस के लिए फॉर्मूला क्या है? क्या डिराइव करवाया था फॉर्मूला? जो फोर्स का फॉर्मूला है वो प्लेनर सरफेस के लिए रो जी ए एच बार है, और कुछ नहीं करना है। एच बार के लिए क्या देखते हो आप कि ये जो सरफेस है इसका सीजी कहाँ है? सीजी यही होगा इसका सरफेस का, और ये फ्री सरफेस से कितना नीचे है बताओ जरा। फ्री सरफेस से ये डेप्थ कितनी है? क्या 3.6 मीटर है? तो क्या आपकी इस क्वेश्चन के अंदर एच बार 3.6 मीटर आएगा? तो यहां से यदि हम फोर्स निकालें तो फोर्स कितना आ जाएगा देखो जरा। वाटर था 10⁻³ है, मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना है? 4 × 2 मल्टीप्लाइड बाय एच बार इज 3.6। तो यहां से सॉल्व करो और मुझे किलो न्यूटन में बता दो। 282.528 है ना, तो ये आ रहा है 282.528 किलो न्यूटन। अब दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर दो कि कितना वेट यहाँ पर पानी का इस टैंक में है। व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड द टैंक? व्हाट इज द वेट ऑफ द वाटर inside the tank? What is the weight of the water inside the tank? बता सकते हैं? हाँ, सेम आ रहा है। सेम कैसे आ सकता है? हाउ इट कैन बी सेम? वेट कितना आ रहा है? वेट बताओ, मैं बता देता हूँ। वेट आप लोगों से नहीं निकल रहा है तो जब भी वेट निकालना होगा एक ही इक्वेशन है, गामा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इसके अलावा और कोई इक्वेशन है नहीं, है ना। तो वेट निकालना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट में निकालोगे, ये इक्वेशन होगी गामा। व्हाट इज गामा? गामा वाटर का यानी कि रो इनटू जी 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 रो जी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक? सरफेस एरिया निकालोगे सबसे पहले तो, है ना। ये एरिया निकाल दो, विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना तो वॉल्यूम आ जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना। प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है कि जो भी क्रॉस सेक्शन होता है उसका एरिया निकालो, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका टैंक है ये प्रिज्मोइडल है, तो प्रिज्म का यदि आपको वॉल्यूम निकालना है तो जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा है वो निकालो सबसे पहले। तो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया? 4 × 0.6 प्लस कर देंगे कितना? ये वाला, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। तो ये एरिया आ गया। क्या इसकी लेंथ कितनी है? ये वाली डायमेंशन, दिस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली आंसर तो सेम आएगा नहीं, ये किलो न्यूटन में चेंज हो जाएगा ना। 10⁻³ छोड़ दो तो ये आ रहा है दिस इज इक्वल टू 70.632 किलो न्यूटन। और जब आपने हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकाला था तो ये आया था। इसमें चक्कर क्या है? ये चक्कर आपको तीसरे क्वेश्चन के आंसर में बता रहा है। Why it is coming so? आपको तो लगना ये चाहिए था कि भाई जो भी पानी था उसने तो अपना वजन डाला था इसके ऊपर, तो जो पानी का जो वेट था उसके बराबर फोर्स आना चाहिए था। तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, गलत एक भी नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है।
लेकिन इसमें ऐसा क्या है जिस वजह से आपकी आंखों का धोखा हो रहा है कि जो आपने फोर्स निकाला वो किसकी वजह से आ रहा है, जो वेट ऑफ वाटर रिटेन है उसकी वजह से तो आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है। तो वो वेट बराबर क्यों नहीं आ रहे हैं, सोचो क्यों नहीं आ रहे बराबर, व्हाई इट इज नॉट कमिंग सो, क्यों बराबर नहीं आ रहा है। यहां पर ये आया था 282 और ये आ रहा है थोड़ा सा कम क्यों आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी दो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखा कहीं एएन में या फिर हो सकता है एसएससी में आया हो, जेएन के अंदर क्वेश्चंस में देखता है तो बहुत सारे है ना। तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किसको कहते हैं, ऐसे करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ था है ना, और थ्योरी में डाल दिया फिर उस क्वेश्चन को। तो यदि आप खुद अपने हाथों से चीजों को करके देखोगे ना तो ये टर्म हमेशा याद रहेगी, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता क्या है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको ये जो रीजन आया होगा ये किस वजह से आया। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जो अगर आपका ये फ्री सरफेस जो है वो बराबर एरिया यहाँ पर नहीं ले रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वेट रिटेन था और जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है हॉरिजॉन्टल पर, ये दोनों डिफरेंट आते हैं। इसके आने का कारण देखो यहाँ पर आपके पास में बेसिकली ये वाली सरफेस है जिस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा, है ना, ये वाली सरफेस है जिस पर आपका ध्यान नहीं गया होगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना है बताना जरा, इस जगह पे प्रेशर कितना है, तो प्रेशर इस पॉइंट पे निकालना तो रो जी एच जितनी हाइट है। तो ये जो प्रेशर था, ठीक है, पास्कल लॉ के हिसाब से ये जो फ्लूइड था इसने इस दीवार पर ऊपर प्रेशर लगाया होगा, है ना, तो दीवार भी नीचे प्रेशर लगा देगी, यानी कि नीचे फोर्स लगा देगी। तो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली भी चीज नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है और बाकी फोर्स आपका वेट के कारण आया था, तो इन दोनों ने मिलाकर के टोटल इतना कर दिया। ठीक है, यानी कि जो वेट था, सिर्फ वेट था, उसको इसने बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है। और टोटल जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए वो आपका ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। लिख लो जरा, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड it is observed that from the result of first and second it is observed that the total weight of water in the tank, from the result of first and second it is observed that the total weight of water in the tank is much lesser than the total weight of water in the tank is much lesser than the total pressure at the bottom of the tank, is much lesser than the total pressure at the bottom of the tank. This is known as hydrostatic paradox. This is known as hydrostatic paradox. बात समझ में आ गई? एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स होता क्या है वो तो समझ में आ गया होगा। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये है कि जो वेट ऑफ द वाटर रिटेन्ड है टैंक के अंदर, दैट इज मच लेसर देन द अमाउंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड हियर, है ना, जो यहाँ पर मिला है उससे काफी कम है वेट। ये किस वजह से हुआ होगा, ये कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैं देख रहा हूँ अपना कि किस वजह से हुआ होगा। डेफिनेटली वेट के अलावा एक और फोर्स आया होगा, तो वेट के अलावा एक और फोर्स कहां से आ सकता है वो मैंने जब देखा तो मेरे को यहां नजर आया कि इस जगह पर ये सब तरफ से बंद है ना, ये पानी जब यहाँ पर होगा तो सब तरफ प्रेशर लगाएगा, इधर भी प्रेशर लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा और इधर भी लगाएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल है, जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल है। लेकिन ये जो इसने इस हॉरिजॉन्टल दीवार पर जो फोर्स लगाया होगा, और हॉरिजॉन्टल दीवार भी इस पे एक्शन रिएक्शन लगा देगी, न्यूटन का थर्ड लॉ, तो इसने लगाया ऊपर की तरफ, क्योंकि लिक्विड हमेशा पुश करते हुए फोर्स लगाता है, तो इसने लगाया ऊपर की तरफ, दीवार ने लगा दिया नीचे की तरफ। तो वेट के अलावा ये वाला फोर्स जो दीवार लगा रही है नीचे की तरफ, ये एड ऑन हो जाएगा। एक तो आ रहा है वेट, ठीक है, वो आएगा, उसके अलावा ये जो दीवार फोर्सेस लगाएगी ये वाले फोर्सेस आपके एड ऑन हो जाएंगे। इस वजह से जाकर के वेट में ये वाला फोर्स जुड़ेगा, उतना ही यहाँ पर टोटल फोर्स लग जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, कुछ और भी शेप हो सकती है। बस ये है आपके पास में कि इस तरीके का आपके पास में यदि कोई मिलता है ना, जिसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आने के चांसेस रहते हैं, कुछ इस तरीके का बना दो, तो यहाँ पर भी जो दीवारें आएंगी इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स आएगा क्या,
जब जब भी वर्टिकल फोर्सेस आ जाएंगे दीवारों वाले, ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स बनेगा वहां पर, ठीक है, यानी कि जो वेट होगा वो बॉटम पे फोर्स के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ मैंने बना दी ना शेप, ये रही। हाँ डायग्राम आप बनाना चाहते हो कुछ इस तरीके से है, ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, बनवा लो मेरे से सब कुछ, है ना। यहाँ पर आपके पास में एक तो, अब आप बताओ कि जरा इसमें क्या होगा, क्या होगा इसमें, अगर यहाँ पर फोर्स निकालोगे, एफ निकालोगे, है ना, तो एफ के लिए तो वापस रो जी एच बार लगाएंगे तो पूरा एरिया यहाँ पर कम है ना, तो ये वाली टर्म तो कम आएगी और वेट आपका ज्यादा आएगा। अब उसका कारण भी यहाँ से नजर आ रहा होगा, प्रेशर फोर्स जो लगा वो ऐसे लगा और दीवारों ने ऊपर लगा दिया, तो वेट में ये माइनस होगा तो नीचे रिजल्टेंट बच जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे चले क्या, क्या कह रहे हो? हाँ कैलकुलेट कर लेना है ना, बाकी भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। आगे चले क्या, नेक्स्ट लिखो जरा, बस मेरे को एक टर्म समझानी थी इसमें, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स होता क्या है ना। तो हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स ये होता है, थोड़ा सा आंखों का धोखा, पहले तो ये चीज समझनी चाहिए थी आपको रिजल्ट निकालने से पहले ही, कि शायद फोर्स जो लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में वो वेट के बराबर आएगा। कई सारे लोग तो इक्वेशन भी लगा देंगे तो उनकी गलत हो जाएगी वो। जब भी ऐसा केस हो और आपको बेस पर यदि आपको फोर्स पूछे तो वेट के बराबर मत करो, वेट के बराबर होगा भी नहीं, इसी को समझाया इस टॉपिक के अंदर, है ना। चलो नोट करो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो जरा, फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड and the direction of the resultant force. Find the magnitude and the direction of the resultant force due to the water acting on, due to the water acting on, due to the water acting on the roller gate of cylindrical form, the roller gate of cylindrical form, cylindrical form of 4 meter dia, cylindrical form of 4 meter dia. When the gate is placed in the dam, when the gate is placed in the dam, when the gate is placed in the dam in such a way, in such a way that the water is just going to spill, in such a way that the water is just going to spill, बाहर निकलने वाला है पानी, है ना, इस कंडीशन में रख रहे हैं कि पानी जस्ट बाहर निकलने वाला है, तो उस कंडीशन में आपको यहां पर बता रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू वाटर। फिगर बना लो एज गिवन इन द फिगर, बोला था कि आपसे, बोला था तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपके पास में ये सिलेंड्रिकल गेट है जो ऐसे रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल समझ रहे हो ना, ये क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर हो गया और ये लंबाई में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो पानी रिटेन है वो कुछ इस तरीके से, यहाँ तक पानी रिटेन है, ठीक है, दिस इज द वाटर रिटेन। वाटर सरफेस को बताने का तरीका ये होता है, मैंने बताया था फ्री लिक्विड सरफेस है ना, वाटर भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड की फ्री सरफेस बताने का तरीका ये होता है, ठीक है। आपके पास में ये जो सिलेंड्रिकल गेट है ये पानी को रोकने का काम कर रहा है, होता है ना, कई सारे बार पानी आ रहा होता है, खेतों में पानी वानी भर जाता है, तो वो मिट्टी के कट्टे उठा करके वहां पर रख देते हैं ताकि पानी का बहाव रुक जाए। तो एक तरीके का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा करके रख दिया है और ये जो पानी था वो इससे रुक जाएगा ना पानी। इमेजिनेशन में आया वो केस कि कोई भी उसके रास्ते में रख दो, पानी के रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, तो पानी रुक जाता है, तो पानी रोक दिया, तो पानी को रोक दिया, ये गेट है आपके लिए, ठीक है। चलो जरा यहां पर डायग्राम जो बनाया है उसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स में मार्क कर देता हूं। लेट्स से कि ये O पॉइंट है, दिस इज द C पॉइंट, दिस इज योर B पॉइंट, ABC मार्क कर दिया। इसकी जो डायमीटर है, क्वेश्चन में दिया है क्या डाया, 4 मीटर, क्वेश्चन में जो डाया दिया है वो 4 मीटर है। चलो ट्राई करो, देखें आप लोग ट्राई करोगे, उससे पहले मैं एक चीज और आपकी क्लियर कर दूं, है ना, ध्यान देना।
अगर किसी ऑब्जेक्ट के, सारे लोग इधर देखो है ना, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, गौरव इधर देखो, ठीक है। यहां पर आपके पास में मान लो कोई ऑब्जेक्ट होता और इस प्लेनर ऑब्जेक्ट के दोनों तरफ अगर पानी है, सेम लिक्विड है, तो मुझे बताओ टोटल फोर्स कितना आएगा? पक्की बात, क्योंकि इस तरफ से पानी की वजह से इधर फोर्स आएगा, वो मान लो F है, वही रोजी है, इस बार सेम लोकेशन पे लग जाएगा। इधर भी पानी सेम, अगर लिक्विड अलग अलग कर दो तो फिर फोर्स अलग अलग आएंगे, लेकिन जब तक लिक्विड सेम है तो इधर से जो वाटर फोर्स लगाएगा उधर से लगाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हम बहुत पहले से जानते हैं ना, जानते हैं ना सब लोग कंसेप्ट। चलो अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर है ना, ये तो प्लेनर सरफेस के लिए, आप लोग एक बार डायग्राम बना लो ये वाला भी, ठीक है। इफ the object is placed such that both the sides are covered with the liquid, है ना, और ये बिल्कुल सिमिलर तरीके से दोनों तरफ से सिमेट्रिकली कवर्ड है। अगर कभी आपका केस ये हो कि मान लो आपकी कोई टंकी है, टंकी में आपके पास में यहाँ पर एक दीवार है ना, इस तरीके से दीवार लगा दी, और इस दीवार के इस तरफ तो आपने ऑयल भरा हुआ है, या फिर अगर मान लो पानी भी है, मान लो पानी है दोनों तरफ, क्या ये पानी और ये पानी दोनों सेम फोर्स देगा क्या? अब इस तरफ तो डेप्थ ये है, तो इतनी ऑब्जेक्ट के एरिया पर फोर्स लगेगा, इस तरफ डेप्थ ये है, तो इतने ऑब्जेक्ट के एरिया पर फोर्स लगेगा। इधर से निकालना F1, इधर से निकालना F2, उनकी लोकेशन भी अलग अलग आएगी और उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग आएगा, ठीक है। अगर ये फ्री सरफेस दोनों तरफ मान लो सेम होती और लिक्विड भी सेम होता तो सेम आ जाता, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तो ऑयल है और यहाँ पे वाटर है, अब सेम आएगा क्या? अभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है। क्या लोकेशन सेम जगह पर आएगी क्या? लोकेशन में डेंसिटी का कोई रोल होता नहीं है ना। लोकेशन का फॉर्मूला है h बार प्लस Ig डिवाइडेड बाय h बार। तो लोकेशन तो सेम जगह पर होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड होता है रो जी ए एच बार। तो रो आता है मतलब डेंसिटी आती है फॉर्मूले में, तो डेंसिटी दोनों की अलग अलग होगी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग आएगा, और यहाँ पर उसकी जो लोकेशन आएगी वो सेम आएगी। छोटी छोटी बातें, ठीक है, मैं यहाँ पर डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ। देखो F1 और F2 ऐसे बताने का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड अलग अलग है। एक ही जगह पे बताने का मतलब क्या है? दोनों की लोकेशन सेम है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना लो। अलग अलग केसेस आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पे जैसे वाटर लिख देता हूँ, यहाँ पर आप लोग भी लिख लो, है ना। लिक्विड दोनों तरफ सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी मैंने F और F लिखा है, यानी कि दोनों सेम है, और लोकेशन मैंने सेम बताई रखी है। बात समझ में आ गई? ऐसे कई सारे स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, है ना। तो खुद से बनाना सीखो स्टेटमेंट्स को। हाँ, इसकी लेंथ नहीं दी क्या मैंने अभी तक? लेंथ आपको, ठीक है। अच्छा, लेंथ और दे दूं मैं? लेंथ नहीं दे रखी हो तो कर सकते हो क्या आप? टेक द लेंथ ऑफ द गेट 8 मीटर, 8 मीटर लिख लो। टेक द लेंथ ऑफ द गेट 8 मीटर। हाँ, इन्होंने सही बोला था, अगर कभी लेंथ नहीं दे तो 1 मीटर ले लेना, है ना। अभी दे रखी तो जो दिया हुआ है वो ले लो, 8 मीटर की लेंथ है। हाँ, मैं कंसेप्ट बता रहा था आपको, है ना। लेंथ तो हम देखते रहेंगे, पहले कंसेप्ट और देख लो एक, है ना। तो मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ना। और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं इस जगह से, है ना। सारे लोग ध्यान से सुनो। ये दोनों बना लिए होंगे आपने, हटा दूंगा इनको, ठीक है, हटा दो। देखो यहाँ पर मान लेते हैं आपके पास में, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास में कुछ ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा था, है ना। ये ऑब्जेक्ट था, लेट से कि ये क्वार्टर सर्किल आया, उसके बाद में फिर वापस ऐसे बना। दिस इज द क्वार्टर ऑफ द सर्किल। समझ पा रहे हो आप? ये पूरा सर्किल, इसका ये 1/4 पार्ट, ठीक है, क्वार्टर ऑफ द सर्किल कहलाता है। अब यहाँ समझो जरा, अगर मान लो लिक्विड सिर्फ एक तरफ हो, सुनो सारे लोग इधर देखो बस, है ना, इधर उधर मत देखना वरना ये कंसेप्ट निकल जाएगा, बच्चों को फिर ध्यान से समझ में आता नहीं है ये वाला कंसेप्ट इजीली। देखो हमेशा क्या करना होता है, जो भी आपके कर्व वाले पॉइंट होते हैं ना, जो एक्सट्रीम पॉइंट, उनको फ्री सरफेस तक लेके जाओ। क्या करना है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी यही करना कि आप कर्व पॉइंट्स को ढूंढो, यानी कि कर्व सरफेस को ढूंढो, ढूंढने के बाद में उसको फ्री सरफेस तक लेके जाओ। लेके जा रहे हैं, तो ये आपका फ्री सरफेस तक लेकर के गए, है ना। ये भी आपका फ्री सरफेस तक लेकर के गए। अब इन दोनों को जब फ्री सरफेस तक लेकर के गए, तो ये जो आपके पास में जो बाउंड्री बनी है, कौन कौन सी बाउंड्री? एक तो कर्व सरफेस, एक वो लाइन जिसको फ्री सरफेस तक लेके गए, इधर से भी वो लाइन जो फ्री सरफेस तक गई, और एक है फ्री सरफेस। तो एरिया एनक्लोज्ड हो गया क्या? और ये जो एरिया एनक्लोज्ड हुआ, ये वाकई में फ्लूइड है क्या? जो फ्लूइड आपको दे रखा है वो फ्लूइड है ना, इस तरफ पूरा का पूरा जो भी लिक्विड था वो था। तो बेसिकली इस फ्लूइड का वेट आएगा, वो किस तरफ लग जाएगा? इस तरफ वेट लग जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो इस फ्लूइड ने वर्टिकल डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, डाउनवर्ड या अपवर्ड? आंसर हुआ डाउनवर्ड। अब सुनो मेरी बातों को ध्यान से, अगर मान लो यही सेम फ्लूइड इधर भी होता तो बताओ जरा क्या होता। अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर सेम फ्लूइड है, सेम आपका लेवल है, तो फोर्सेस बराबर होते हैं। तो इधर से जो लगने वाला फोर्स है वो इस लिक्विड के कारण इधर से लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो इधर सिर्फ इधर लिक्विड होता तो डाउनवर्ड फोर्स लगाता, और सिर्फ इधर लिक्विड होगा तो किधर फोर्स लगाएगा? आंसर होगा अपवर्ड फोर्स लगाएगा, है ना। अगर सिर्फ इधर लिक्विड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड का लगाएगा, तब जाकर के ये आपका 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप इस छोटे से एरिया में अगर आप प्रेशर निकालोगे तो इधर से भी प्रेशर पी है और इधर से भी प्रेशर पी है। तो जो आपने डीएफ कल निकाला था ना कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया करके, तो नेट जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी 0 और उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी 0। बात समझ आ गई क्या? अब देखो, अब मैं कहानी को थोड़ा सा चेंज करता हूं, उल्टा पूछता हूं आपसे। यहां तक का डायग्राम बनाओ, देखो एक बार। करना क्या है, फिर से स्टेप में रिपीट करता हूं। जब भी कर्व्ड ऑब्जेक्ट आएगा तो क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स को फ्री सरफेस तक लेके जाओ। गए? तो यहां पर एरिया एनक्लोज हो जाए लिक्विड का वाकई में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा और वो वेट के बराबर होगा। ठीक है? और अगर नहीं हो, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर लिक्विड यहां होता और इसकी ऑब्जेक्ट की शेप ऐसी होती, इधर लिक्विड नहीं होता, तो यहां इस जगह पर कोई लिक्विड रिटेन नहीं होता वाकई में। इतना बनाओ, फिर मैं हटाता हूं उसको, है ना, फिर व्यू देता हूं आपको, आपकी कॉपी में रहेगा तो आपको सही लगेगा। इतना बना लो। ये इस टॉपिक को विजुलाइज करने का तरीका है। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको कर्व पर मिलेंगे उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को फ्री सरफेस तक लेकर के जाना। ठीक है अदीबा, फ्री सरफेस तक लेकर के जाना, है ना। चलो इतना बनाएगा आपने। ये जो मैंने ब्लैक से बनाया था ये तो इस तरफ की लिक्विड के कारण फोर्स है, और लिक्विड अगर दोनों तरफ होता तो इधर का जो लिक्विड इधर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, वो कितना है, वो भी मैग्नीट्यूड में सेम आएगा। बात समझ में आ गई? चलो अब मैं ऐसा करता हूं, आप लोगों से पूछता हूं, देखें, ठीक है, इसके 2 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चन क्या क्या है? एक तो ओरिजिनल क्वेश्चन ये कि अगर पानी सिर्फ इधर होता या जो भी लिक्विड है वो सिर्फ इधर होता तो आपके केस में सिर्फ यही वाला फोर्स आता, ये वाला तो ही नहीं, उधर वाला तो सिर्फ ये वाला फोर्स आता, और ये किसके बराबर होता? आंसर होता जो भी ये लिक्विड रिटेन हुआ है उसके वेट के बराबर। और लगेगा कैसे? आंसर को डाउनवर्ड लिख लो, है ना। एक और बनाओ फिगर, ओनली वन साइड लिक्विड लिख लो, ओनली वन साइड लिक्विड, ओनली वन साइड लिक्विड। जब पहले आपने डायग्राम बनाया था तो उसमें लिख देना बोथ साइड्स लिक्विड थे, उसमें बोथ साइड लिक्विड था, इसमें वन साइड लिक्विड है ना। जो पहले आपने फिगर बनाया था उसमें लिख देना बोथ साइड्स लिक्विड थे, सिमिलर कंडीशन में थे, ठीक है। तो 2 फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने दिखाए थे, इस लिक्विड के कारण तो डाउनवर्ड और इधर वाले लिक्विड के कारण अपवर्ड, ठीक है। अब सिर्फ इधर लिक्विड रह गया तो ये इधर लगा रहा है फोर्स डाउनवर्ड में, ठीक है। लिख लिया सारा। अब तीसरा केस और बना देते हैं, है ना। तो तीसरे केस में भी हम एक ही तरफ लिक्विड ले रहे हैं, लेकिन लिक्विड किस तरफ ले रहे हैं? आप इस तरफ ले रहे हैं, ठीक है। लिक्विड ले रहे हैं हम इस तरफ। तो इस तरफ लिक्विड लेने का मतलब है कि लिक्विड अब इधर नहीं है ना, लिक्विड अब इधर नहीं है, लेकिन कर्व्ड सरफेस कैसी है? कर्व्ड सरफेस आपकी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो टैंक है वो कुछ इस तरीके से है। समझ में आ रही है क्या बातें? जो टैंक है वो कुछ इस तरीके से है। तो काम करने का तरीका फिर से सेम करते हो। टैंक की दीवार ऐसे है, यहाँ पे पूरा पानी पानी होगा सब जगह, है ना। इस जगह पर पानी होगा, इधर पानी होगा, इधर पानी होगा, ठीक है, ऐसे पानी होगा। और इसमें वैसे भी देख सकते हो, सोचो जरा, प्रेशर यहाँ लगता है तो कैसे करता है? दबाते हुए लगाता है ना, दबाते हुए। तो इसको दबाने का मतलब है ऊपर की तरफ ऐसे इंक्लाइन लगेगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर आएगा। नजर आ रहा है? उससे भी आप डायरेक्शन देख सकते हो। देखो अब इस केस में भी आपको क्या करना है
कि जो भी आपके दो पॉइंट्स बने ना, ये जैसे ये कर्व के दो पॉइंट है, कर्व कहां पर है, यहां पर है ना, कर्व इस जगह पर है, तो क्या करना है, इस कर्व के एक्सट्रीम पॉइंट को फ्री सरफेस तक लेके जाओ, इस कर्व का जो एक्सट्रीम पॉइंट है इसको फ्री सरफेस तक लेकर के जाओ, और यहां पर मुझे ये बताओ कि क्या यहां पे वाकई में लिक्विड रिटेन हुआ है, क्या नहीं हुआ ना, इसको कहते हैं इमेजिनरी लिक्विड, कि ये इमेजिनरी लिक्विड है। तो आपको क्या करना है, जब जब भी इमेजिनरी लिक्विड रिटेन हो तो अमाउंट ऑफ द फोर्स तो उतना ही लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर हो रहे थे वो, है ना, तो अमाउंट ऑफ द फोर्स तो उतना ही लगेगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी, अपवर्ड होगी, ठीक है। तो नोट कर लो, दिस इज द इमेजिनरी लिक्विड, फिगर बना लेना और इसको बोल देना कि दिस इज द इमेजिनरी लिक्विड, इमेजिनरी लिक्विड। एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स, सेम होगा, द वेट ऑफ द लिक्विड रिटेन के बराबर हो, डायरेक्शन ऊपर दिखा दो। मेरे हिसाब से कंसेप्ट अब क्लियर है आपको साफ साफ, कि दोनों तरफ लिक्विड है तो बता दिया, एक तरफ लिक्विड है, प्रोफाइल आपने सेम रखी थी, डाउनवर्ड लगा था, उसने वाकई में लिक्विड को रिटेन किया था। जब मैंने ये टैंक बनाया, अब इधर लिक्विड नहीं है, ध्यान देना, अभी भी केस आपका ये ओनली वन साइड लिक्विड, लेकिन अब वो इस तरफ है, तो जब लिक्विड इस तरफ होगा तो यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ऐसा क्यों लगेगा, क्योंकि इसने वाकई में लिक्विड को रिटेन नहीं किया है ना, ये इमेजिनरी लिक्विड कहलाता है, दिस इज द इमेजिनरी लिक्विड। जब जब भी इमेजिनरी लिक्विड आएगा, डाउनवर्ड ना लग करके अपवर्ड लगेगा, अभी भी आपको कैलकुलेशन दो ही करनी है ना, लेकिन डाउनवर्ड ना लग करके वो लगेगा अपवर्ड। बातें आगे की समझ में, फुल प्रूफ के साथ, ठीक है। चलो अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना, करो जरा क्वेश्चन को, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको आप ट्राई करो। इन सबको हटा दूं मैं, चलो। तो इसमें आपको नजर आ रहा होगा एक कर्व्ड बॉडी है, इसको तो छोड़ ही दो, इधर तो वाटर ही रिटेन नहीं हो रहा है ना, ये नहीं भी दिया जाता, मान लो सिलेंडर सिर्फ इतना दिया जाता तो भी आपके लिए बात हुई रहती। सोचो जरा, अगर सिलेंडर यहां से मुझे आधा ही दिया जाता है इस तरीके से, तो भी बात हुई रहती ना, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला तो पॉइंट ऑलरेडी सरफेस पे बैठा है, कि कर्व सरफेस कहां से कहां तक है, देखो जरा ध्यान से, कर्व सरफेस कहां से कहां तक है, कर्व सरफेस यहां से यहां तक है, ठीक है, कर्व सरफेस यहां से यहां तक है। सुनो जरा मेरी बातों को ध्यान से, मैंने क्या बोला था, कर्व सरफेस आपकी जहां पर हो उससे क्या करेंगे आप, ठीक है, जहां पर हो, जहां पर कर्व सरफेस हो, उसको जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको ढूंढ लेना। एक्सट्रीम पॉइंट इस कर्व सरफेस का एक तो ये है और एक ये है, इसको कहां लेकर के जाओगे, वर्टिकली ऊपर लेके जाओगे, कहां तक, फ्री सरफेस तक, फ्री सरफेस पे आ गया, और ये ऑलरेडी फ्री सरफेस पर है, ये रुक जाएगा, दोनों फ्री सरफेस पे आ गए। तो इससे और कौन कौन सी पॉइंट्स लिए थे आपने, एक तो ये वाली लाइन थी, एक आपकी कर्व्ड बॉडी थी, इनके साथ में जो इनक्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, इसी का आपको क्या निकालना है, इसका आपको वेट निकालना है। मुझे बताओ, इस हेल्थ एरिया में क्या वाकई में लिक्विड रिटेन हुआ है, क्या नहीं हुआ है ना, तो इसका मतलब ये इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी जब भी होगा ऊपर लगा देना बस फोर्स को, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा, है ना, जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, डब्ल्यू फोर्स। तो आप बेसिकली सबसे पहले तो मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स बता सकते हो क्या, व्हाट इज एफएच। एफएच के लिए इस एरिया को प्रोजेक्ट करोगे, तो सिलेंडर को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा क्या, इसको वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट करेंगे, ये 4 मीटर की तो इसकी डेप्थ आ गई, ठीक है। तो एफएच जब निकालने जा रहे हैं, फॉर्मूला रो जी ए एच बार, ठीक है। व्हाट इज रो, वाटर दिया था क्या, क्या दिया है आपको, लिक्विड कौन सा है, लिक्विड वाटर है, ठीक है। चलो आप लोग बताते जाओ फिर मेरे को, है ना, 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय एरिया, व्हाट इज द एरिया। देखो जब आप हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल रहे हो तो इसको कर्व को भूल जाना, प्रोजेक्टेड एरिया को याद रखना, ये प्रोजेक्टेड एरिया है, प्रोजेक्टेड एरिया कैसा है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइज कितनी है, 4 मीटर तो इसकी डेप्थ है या हाइट है ना, और इसकी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन में 8 मीटर दी है ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 एरिया हो गया, मल्टीप्लाइड बाय इसका सीजी रेक्टेंगल का 2 मीटर पर है ना, 2 मीटर पर इसका सीजी है, तो यहां से ये किलो न्यूटन में आपको जवाब दे देगा, है ना, देखो 10⁻³ छोड़ देना, किलो न्यूटन में आपको जवाब मिल जाएगा। एक मिनट, 627.84 627.84 किलो न्यूटन, इतना आ रहा है कि सब लोगों का। तो ये तो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया। क्या मुझे इसकी लोकेशन बता सकते हो क्या, लोकेशन, और लोकेशन डायरेक्टली बता सकते हो क्या, जब जब भी रेक्टेंगल में टॉप एज पर फ्री सरफेस हो, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टॉप से 2h/3 होता है। आप शॉर्टकट भी यूज करें,
है ना। करेंगे तो कब यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया हो, ठीक है, और कैसे फ्री सरफेस पर उसकी एज हो, तो आप 2h/3 डायरेक्टली यूज कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है ना, टाइम बचाएगा आपको कैलकुलेशन। लेकिन अगर कोई कंफर्म नहीं हो कि सर कब करना है कब नहीं करना, मेरे को तो समझ में नहीं आता, तो कोई बात नहीं, क्या लगाओगे h बार प्लस IG डिवाइडेड बाय h बार, उससे वही कैलकुलेशन से आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसकी लोकेशन बता सकते हैं कि ये कहाँ लगेगा, लोकेशन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ लगेगा। तो लोकेशन के लिए बताएं, देखें, तो h स्टार इज इक्वल टू 2h/3, तो 24 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो कितना 2.67 है ना, 2.67 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। वैसे h स्टार लिखते हो तो फ्रॉम द फ्री सरफेस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफाइन ही कहां से होता है, फ्री सरफेस से, ठीक है। सारे लोग देखते जाओ, कहां लगाएंगे इसको बताओ जरा, इसमें डायग्राम में भी दिखा दो, जो जो चीजें आती जाए डायग्राम में दिखाते जाओ। तो यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स 2.67 मीटर पे लग रहा है। बात आ गई क्या समझ में, हॉरिजॉन्टल फोर्स है 2.67 मीटर पे लग रहा है। आगे बताओ नेक्स्ट, FH के बाद में अब हम निकालेंगे FV, है ना, वर्टिकल फोर्स निकालेंगे। वर्टिकल फोर्स किसके बराबर है, वेट के बराबर, और इस केस में इमेजिनरी लिक्विड है, ये अपवर्ड लगेगा बस, है ना, अपवर्ड लगेगा। वेट हमेशा कहां लगता है, CG पे लगता है, और CG डिस्क का कहां पर होता है, ये डिस्क है ना, क्रॉस सेक्शन में डिस्क है, तो 4r/3π फ्रॉम द सेंटर, बेस से 4r/3π, है ना। तो 4r/3π पर ये लग जाएगा, इसकी लोकेशन बतानी हो तो 4r/3π पर, और ये बेस से लगेगा, है ना। अभी वेट निकालो आप लोग, वेट निकालने के लिए रो इंटू जी, है ना, तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 9.81, ये तो गामा हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा πd² या πr² डिवाइड बाय 2, जो करना चाहो जो कर लो। तो πr² करोगे डिवाइडेड बाय 2, कुछ भी कर लो, πd² डिवाइड बाय 4 का हाफ कर लो, बात वही है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8। तो यहां से आपका वेट आ जाएगा, इसको छोड़ देना, किलो न्यूटन में आ जाएगा। तो किलो न्यूटन में आ रहा है 493, है ना, 493.104 किलो न्यूटन, सबका आया क्या। इसकी लोकेशन भी बता दी क्या आपने, लोकेशन दिखा दी हमने 4r/3π। तो व्हाट इज 4r/3π, तो 2 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3π, यही होगा क्या। तो ये इसकी लोकेशन होगी, कहां से ये दिखा रखी मैंने, जो वेट लग रहा है आपका ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि इमेजिनरी लिक्विड है, इसका कॉन्सेप्ट समझाया पहले मैंने आपको, ये नीचे क्यों नहीं लग रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है ना। इस बात को टुकड़ों में भी सीखो, है ना, मजा आएगा, और अच्छे लेवल की क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे ना, टुकड़ों में भी सिखाता हूं। पहले तो आप ये चीज सारी निकाल दो। आपसे फाइनली पूछा क्या था कि आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो रिजल्टेंट निकालना बाकी है अभी। तो आपका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, जब भी दो फोर्स परपेंडिकुलर हो तो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप जो दो फोर्स निकले हैं, रिजल्टेंट बताते समय आप ऐसे बता दो, है ना, रिजल्टेंट बताओ जरा कितना है। दिस इज इक्वल टू 798 ना, 798.328 किलो न्यूटन लिख लो। जो फोर्स आ रहा है आपका वो आ रहा है 798, हाँ 798.328 न्यूटन, दिस इज द फोर्स, हाँ किलो न्यूटन, हाँ किलो न्यूटन, किलो न्यूटन, दिस इज इन किलो न्यूटन। इसके अलावा देखो ध्यान देना, लोकेशंस हमने इंडिविजुअली बता दिए, है ना। देखो ना लोकेशन बताई या नहीं बताई, आप देखो जरा, ये वो पॉइंट है जहां से रिजल्टेंट पास होगा। हॉरिजॉन्टल तो ऐसे जा रहा है और वर्टिकल ऐसे जा रहा है, दिखा दी लोकेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो सारे लोग, हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा यहाँ पर है और हॉरिजॉन्टल का मैग्नीट्यूड कितना था 627.84, और वर्टिकल मेरा जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, वर्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये कितना था, वर्टिकल था आपका 493.104 आया, ये दोनों आए। रिजल्टेंट कैसे जाएगा, डेफिनेटली रिजल्टेंट इंक्लाइन में जाएगा कुछ ऐसे, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ये भी आपने निकलवा दिया था, कितना था 798.328। इसके बाद में आप डायरेक्शन बताने के लिए थीटा ले लो, कहीं से भी दिखा सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल से दिखा दो या वर्टिकल से दिखा दो। मान लो आप यहाँ से दिखा रहे हो, तो ये थीटा कितना होगा, क्या फोर्स ट्रायंगल दिख रहा है क्या, फोर्स ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये जो आपका फोर्स है, ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल वाला हो गया, ये वर्टिकल वाला हो गया, तो यहाँ से tan थीटा रीड कर सकते हो क्या फोर्स ट्रायंगल से, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि 798.328 डिवाइडेड बाय 627.84, कितना हो गया ये, यहाँ से थीटा निकालो,
अच्छा रिजल्टेंट लिख दिया मैंने गलती से, ये वाला 493 है ना, एक मिनट रुको, 493.104 ये सही है, हॉरिजॉन्टल वाला लिखा है, ठीक है बताओ जरा। तो थीटा का मैग्नीट्यूड आ रहा है 31 डिग्री 8 मिनट, मेरे पास ये लिखा हुआ है 38 आ रहा है, 493.104 है ना, 627.84, कोई बात नहीं, इन लोगों ने गलत कैलकुलेट किया होगा, 38 ठीक है, 38.14 मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सही है। इन्होंने लास्ट में आंसर लिखते समय इन्होंने गलत लिख दिया है, ये कैलकुलेशन तो एग्जैक्टली सेम है ना, तो वो इतना आना ही होगा, ठीक है लिख लो जरा। हाँ तो अब मेरे दिमाग में एक कैलकुलेशन और हुई थी, इनका आंसर देख करके कहीं वर्टिकल से तो नहीं दे दिया, लेकिन दिख रहा था 90 में से माइनस करोगे तो बड़ा और आंसर आएगा है ना, तो वो आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है, आपका जो आंसर आया वो सही है, सबका ये आ रहा है 38.14 डिग्री सही है। आगे चले, तो इस टॉपिक में आ गया कॉन्फिडेंस आपको, ठीक है। क्वेश्चंस आप इस लेवल के क्वेश्चंस सबसे पहले प्रायोरिटी पे आप करो, एकदम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में जाने की जरूरत नहीं होती है ना, इस लेवल के क्वेश्चंस यदि आपसे हो रहे हैं, इजीली हो रहे हैं, पूरा ओवरव्यू मिल पा रहा है, प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं कि भाई ऊपर क्यों हुआ नीचे क्यों हुआ, तो इतना काफी हुआ इस टॉपिक में है ना। आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं ना, नोट करो।